नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद ज्योतिष पर। दोस्तों, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस जो 2025 में संभावित एग्जाम है उसी को टारगेट करते हुए आज हम साइंस के क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं तो उन सभी प्रश्नों का डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रश्न आपको इसमें 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। जो 20 के 20 प्रश्न आपको विगत जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है पीछे से चलते आ रहा है ना, जो 3-4 बार एग्जाम हो चुका है उन सभी से जो चुनिंदे प्रश्न हैं जो बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, अब उसको लेकर के आप लोग समक्ष आए हैं। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं, अगर अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो वो जाकर के जरूर देख ले, आपको एग्जाम में काफी हद तक मदद पहुंचाएगा। आपको 20 में तो हम 20 नहीं कह सकते, लेकिन 20 में आप जरूर 15 से लेकर के 18 नंबर तक, 15 से 18 तक जरूर सही करने लगेंगे अगर इस तरह के 10 वीडियो आपने देख लिया तो। क्योंकि बिहार बोर्ड होता है वो बार बार विगत प्रश्नों को दोहराते रहता है, ठीक है, इसलिए आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ये बिहार पुलिस है ना, जो बिहार पुलिस वाले हैं हमारे भाई बहन, वो भी देखे, काफी मदद पहुंचाएगा। क्योंकि आपको पता है ना कि बिहार पुलिस का सिलेबस जो चेंज हुआ वो भी उसको क्या कर दिया, 10th लेवल कर दिया गया। और ये जो डीएलएड का एग्जाम होता है ये भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, तो सिलेबस लगभग सेम है। जब सिलेबस सेम है तो फिर यूं तो साइंस हर एक चीज के लिए, चाहे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम हो, या बीपीएससी टीआरई 4 हो, जो भी एग्जाम आप देने के लिए आगे आपका एग्जाम संभावित है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी कि सूचक की तरह कहने का मतलब हुआ कि आप अम्ल और क्षार पढ़ते हैं ना, अम्ल और भस्म, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि आपको पता है कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, खट्टा होती है। अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, खट्टा होती है। वहीं पर जो क्षार होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये तीखा होता है ना। अब तो इसको हम लोग चखने के बाद पता कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी जो आपके पास सभी जितने भी पदार्थ आएंगे क्या सभी को आप चख सकते हैं? नहीं ना। तो उसको चेक करने के लिए बहुत सारे जो केमिकल होते हैं उसको चेक करने के लिए, वो अम्लीय है या क्षारीय है, उसको चेक करने के लिए सूचक लिया जाता है। ये सभी प्राकृतिक सूचक की आपकी बात किया जा रहा है इसमें। अब देखिए, हल्दी सूचक का काम करता है, मिथाइल ऑरेंज भी सूचक का काम करता है, फिनोफ्लिथिन भी काम करता है, लेकिन मूली, आपको पता है कि मूली काम करता है? मूली को कोई प्रकृति सूचक रूप में नहीं काम किया जाता है। अब हम सूचक की बात करें, थोड़ा सा आप लोग को अब इसमें थोड़ा सा और बता दें हम आपको कि सबसे जो मुख्य रूप से सूचक की बात आती है तो लिटमस पत्र का नाम आता है ना। सबसे जो लिटमस पत्र का नाम आता है सबसे पहले, तो लिटमस पत्र ये किस चीज से बना होता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन से बना होता है। किसी से? लाइकेन से बना होता है। किसी से? लाइकेन से। ये जो लिटमस पत्र होता है किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? ठीक है। अच्छा, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? ठीक है। अच्छा बताइए कि अम्ल कर देता है या क्षार कर देता है? इसका जवाब आप लोग हमको दीजिएगा, ठीक है ना। लाल लिटमस पत्र को कौन नीला कर देता है, कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल या क्षार? ठीक है, इसका जवाब आप हमको दीजिएगा। ये यानी कि लिटमस पत्र किससे बना होता है? लाइकेन से बना होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर कि जब एक न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करता है? आपको पता है कि जो न्यूटन किसका मात्रक है? बल का है। तो न्यूटन बराबर क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना न्यूटन बल लग रहा है? 1 न्यूटन बल लग रहा है, तो 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। वैसे देखिए यहाँ पर एक न्यूटन है और 1 केजी किलोग्राम द्रव्यमान है इसका, तो त्वरण निकालना है, ठीक है ना। तो गुना कर देंगे दोनों को तो त्वरण निकल जाएगा, ठीक है। न्यूटन और यानी कि किलोग्राम को हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या आ जाएगा निकल करके? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड, इसका सूत्र ही होता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा देखिए, जब ये परमाणु संख्या 15 है तो जाहिर सी बात है किसका है, तो नाइट्रोजन का है। तो ये किस में आएंगे, ये तत्व जो होते हैं वो वर्ग 15 में आएंगे। किस में आएंगे, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। अच्छा देखिए, जो भी वर्ग 15 के तत्व होते हैं, इसकी जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ यानी कि इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि ये यानी कि संयोजकता होगा। ठीक है, ये ग्रहण करने वाला होगा, ये अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करेगा। अच्छा, ये जो तत्व होते हैं यानी कि वर्ग 15 के जितने भी तत्व होंगे वो क्या होंगे, अधातु होंगे। क्या हो जाएंगे, अधातु होंगे। जैसे फास्फोरस, ये भी वर्ग 15 के ही तत्व है, वो भी क्या अधातु है। नाइट्रोजन, ये भी क्या अधातु है। ठीक है, तो इसमें से वर्ग 15 का भी है। ठीक है, ये भी सही है। तत्व की संयोजकता होती है, बिल्कुल सही बात है। तत्व अधातु है, ये भी सही है। तो यानी कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी सही है। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या क्या है, 15 है। ठीक है, उसके संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। वर्ग 15 का है, इसकी संयोजकता होती है, ये अधातु है। ठीक है, यानी कि सभी चीजें इसमें सही है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि किंगडम मोनेरा को में शामिल है। इससे पहले की वीडियो में आपको बताए थे कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत, पादप जगत क्या है। ये जो किंगडम है मतलब जगत होता है, मोनेरा जगत, किंगडम का मतलब क्या होता है, जगत होता है। तो मोनेरा जगत में क्या चीज शामिल है आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं कि एक महोदय का नाम, जिनका नाम क्या था, हीव टेकर, है ना, हीव टेकर। ठीक है, इन्होंने सजीवों को 5 जगत में बांटा है, यानी कि 5 किंगडम में बांटा है। ठीक है ना, सबसे पहला यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, इस 5 जगत में इसको बांटा गया है। तो अब इसमें जो मोनेरा में शामिल होता है वो होता है बैक्टीरिया। क्या होता है इसमें, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया की थोड़ा सी बात कर ले हम, तो ये है प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है, प्रोकैरियोटिक, यानी कि बैक्टीरिया कौन सा कैसा जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव है। अब इसमें प्रोकैरियोटिक जीव कैसा होता है, अच्छा एक चीज और बताइएगा, याद रखिएगा इसमें कि जो बैक्टीरिया होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होता है। बैक्टीरिया कैसा होगा, एक कोशिकीय जीव होगा। ये कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ उदाहरण याद रखिएगा कि हरित शैवाल हो गया, ठीक है ना, हरित लवक शैवाल, यानी कि फिर एल्गी हो गया, ये सभी चीज इसमें आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 अलग अलग धातुओं से बने गोले को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। यानी कि यानी कि अलग अलग धातुओं से बना हुआ गोला है, यानी कि 2 गोला बना हुआ है। ठीक है, उसको पानी में डुबाने पर दोनों एक समान उत्प्लावन बल, यानी कि एक साथ उथलेगा और नीचे जाएगा। ऐसा अनुभव कब करेगा, जब दोनों गोले का समान होगा। क्या चीज समान होगा, तब दोनों का यानी कि दोनों एक समान उत्प्लावन बल अनुभव करेगा। क्या आयतन या घनत्व या द्रव्यमान या हवा में वजन। तो मेरे भाई अगर दोनों में आयतन बराबर होगा तो दोनों क्या होगा, समान उत्प्लावन बल का अनुभव करेगा। ठीक है ना, यानी कि क्या चीज इसमें आयतन, घनत्व ज्यादा अगर किसी का समान होगा तो वो आयतन जितना छोटा होगा, क्षेत्रफल जैसे देखिए सुई है ना, सुई इसमें इसका आयतन कम होता है लेकिन फिर भी ये डूब जाता है। लेकिन नाव है ना, उसका नाव क्या होता है, नाव का आयतन बड़ा होता है लेकिन फिर वो नहीं डूबता है ना। लेकिन अगर दोनों का आयतन बराबर होता तो दोनों नहीं डूबता। ठीक है, दोनों का आयतन अगर बराबर होता दोनों नहीं डूबता। लेकिन वो अलग बात है कि जल का घनत्व भी डिपेंड करता है और वस्तु का घनत्व भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या चाहिए, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं।
कि इसका जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, क्या होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हाइड्रोकार्बन इसमें मौजूद होते हैं, यानी कि एलपीजी में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन, यानी कि देखिए प्रोपेन तो होता ही है, ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन, देखिए ये दोनों चीजें एन ब्यूटेन और आई ब्यूटेन, ठीक है ना, एन ब्यूटेन और आई ब्यूटेन तीनों चीज में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको कंप्रेस करके, ठीक है ना, कंप्रेस करके इसको बनाया जाता है। अच्छा बताइएगा कि गैस की विशेषता कौन कौन सी है, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि पदार्थ तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस, तो बताइएगा कि गैस की विशेषता क्या क्या है। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि ठोस की प्रकृति कैसी होती है, ठोस की प्रकृति कैसी होती है, ये अपना आकार और आयतन इसमें क्या होता है सीमित होता है, ठीक उसी प्रकार बताइए कि गैस का आकार और आयतन क्या होता है, आकार कैसा होगा, ठीक है, और आयतन कैसा होगा। इसका जवाब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इस आपके कमेंट का इंतजार रहेगा हमको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, यानी कि 100 वाट का जो बल्ब होता है, पहले ललका वाला जो बल्ब जलता था उसको 250 वोल्ट वाले विद्युत जो आ रहा था उसमें से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा, यानी कि बल्ब का जो, यानी कि बल्ब से जो ऊष्मा निकलेगी उसके धारा का मान, यानी कि प्रवाह होकर के जो धारा जाएगा उसमें उसका मान क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि P बराबर हो, सॉरी यानी कि धारा कुछ I बराबर होता है, I बराबर होता है P अपॉन V, यानी कि जो आपका पावर होता है और बटा में जो यानी कि विभवांतर होता है वो हो जाता है, ठीक है। तो P कितना है 100 है और V कितना आपको 250 है। अब देखिए 250 है तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचा कितना 10/25, कितना बचाएगा 10/25, ठीक है। अच्छा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी कि 2/5। इसको अब दशमलव में बदलेंगे हम लोग तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 ये किसी में आ जाएगा एम्पियर में, तो 0.4 एम्पियर कहाँ 2 नंबर पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा कि I बराबर क्या होता है P अपॉन V होता है, तो P का मान 100 था और V का मान 250 था, ठीक है। हम काटे तो कितना आ गया 0.4 आ गया, 0.4 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के बने घड़े का भरा जल ठंडा हो जाता है क्योंकि। आपको इससे पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि डॉक्टर, एक क्वेश्चन था, डॉक्टर स्पिरिट लगाता हमारे शरीर पर तो ठंडक महसूस होती है, ऐसा क्यों होता है ना। ठीक उसी तर्ज पर यह भी क्वेश्चन है आपको। मिट्टी के घड़े की उष्मा धारिता अधिक होती है, मिट्टी का घड़ा उष्मा का अच्छा से विकृत करता है, विकृत है, घड़े के छिद्रों से जल बाहर आकर वाष्पित होता है। अब आपको बताए थे भी हम पिछला वीडियो में कि घड़े का पानी ठंडा होता है किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। यहाँ पर मिट्टी के घड़े की उष्मा यानी कि उष्मा धारिता अधिक होती है, ऐसी बात नहीं है, उष्मा धारिता अधिक नहीं होती है, उसको भी गर्म करते हैं तो उष्मा उसमें अधिक होता है, लेकिन धारिता उसमें अधिक नहीं होगी, गहन करने की क्षमता अधिक नहीं होगी, वो वाष्पित करता है, वाष्पीकरण करता है। मिट्टी का घड़ा उष्मा का अच्छा विकिरक है, मतलब उसको भगाने वाला है ना, ऐसा भी नहीं है। घड़े के छिद्रों से जल बाहर आता है। अब जैसे देखिएगा कि जब घड़ा होता है इसमें पानी भरे होते हैं, ठीक है ना, तो ये जो होता है इस पर नमी आ जाता है, क्या होता है, ये नमी आ जाता है, ये क्या होती है, नमी आ जाती है, आती है कि नहीं आती है, तो ये यानी कि उसके जो छिद्र होते हैं उससे पानी क्या होते हैं, बाहर आते हैं। अब फिर बाहर आकर वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण होता है, ठीक है, जिस कारण से वो क्या होते हैं, जल हमारे ठंडे रहते हैं, जल क्या होते हैं, हमारे ठंडे रहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। क्या आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आता होगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है ना। इसको उभयोत्तल भी कहा जाता है, उभयोत्तल भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस कहता है इसको, उभयोत्तल भी कहा जाता है, उभयोत्तल, ठीक है, इसको उभयोत्तल लेंस भी कहा जाता है। हमारा जो यानी कि जो हमारा नेत्र है इसमें कौन सा लेंस पाया जाएगा, इसमें आपको उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। अच्छा बताया कि हमारा जो चित्र बनता है, हमारे आंख में जो चित्र बनता है, ठीक है ना, हमारे आंख में चित्र कहां बनता है, यानी कि तस्वीर कहां बनती है, हमारे आंख में तस्वीर कहां बनती है,
तस्वीर कहाँ बनती है? ठीक है, कहाँ बनती है? इसका जवाब आप लोग हमको दीजिएगा। हमारे आंख में तस्वीर कहाँ बनती है? किस लेंस, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा बताइएगा कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? दूरदृष्टि, जब किन्हीं व्यक्तियों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकीर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन होगा। अच्छा, आपको पता है कि विस्थापन क्या होता है? कि कम दूरी तय करना। अब यहां से चल करके यहां तक अगर हम जा रहे हैं तो ये दूरी हो जाता है, लेकिन अगर यहां से चल करके सीधा सीधे यहां से यहां हम चले जाए, ठीक है, तो इसका क्या, ये क्या होता है? विस्थापन होता है। यानी कि देखिए, आपसे वही कह रहा है कि इसका जो लंबा होता है कितना, 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। अब आपको निकालना क्या, ये विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी 8 मीटर लंबा होगा और 6 मीटर चौड़ा होगा, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको पता है कि अब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। जब ये समकोण त्रिभुज बना तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या निकालना? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान कितना है? 8, मान लीजिए, सॉरी, लंब का मान 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा? इधर अभी रहने दीजिए, ये रूट में इसको कर दीजिए, ठीक है, तक सही रहेगा। अब 6 1 36 और 8 8 64, ठीक है। ये किस चीज में अभी यानी कि जोड़ेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 किस चीज में? रूट में। 100 किस चीज में? रूट में। अब इधर देखिए, ये स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10। तो यानी कि कितना? 10 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो आपका यही विकर्ण है ना, यहां से यहां तक जो गया चींटी, यही तो निकालने के लिए कह रहा है। अब इसकी लंबाई इतनी थी, यहां से यहां तक घूम करके जाने के बजाय सीधा सीधी शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 10 मीटर, लेकिन घूम कर गया था 14 मीटर होता, ठीक है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ गया होगा, विस्थापन। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? अब समझिए, सबसे पहले ओजोन है क्या? ओजोन परत जो है हमें हमारी रक्षा करती है, किससे? तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण से। सूर्य से निकलने वाली, किससे? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण से, पराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा करती है, ठीक है। अगर ये ये जो विकिरण है अगर सीधे हमारे शरीर पर पड़ जाए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो त्वचा, ठीक है ना। त्वचा सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी कि सबसे अधिक प्रभावित होता है, यानी कि हमें इसको कहे तो त्वचा कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। अच्छा, एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन जो है हमारे वायु, यानी कि जो हमारा वातावरण है उसके समताप मंडल में ओजोन जो है वो, यानी कि हम शॉर्टकट से लिखते हैं O3 लिख देते हैं, यानी कि इसका जो सूत्र होता है O3 होता है। O3 समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी चीजें याद रखिएगा आप, आपसे एग्जाम में ये सभी चीजें, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है। यानी कि जो पराबैंगनी विकिरण आती है, ठीक है, वो सीधा हमारे त्वचा को साइड इफेक्ट पहुंचाता है, जिससे त्वचा कैंसर होने का संभावना अधिक रहता है, प्रबल रहता है, ठीक है। इसलिए अब इसका ओजोन का क्षरण होना प्रारंभ हो चुका है। इसका जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि यानी कि तापीकरण है। जो अधिक ताप होने के कारण ये पिघल धीरे धीरे ये भी प्रभाव में आ रहा है, ठीक है ना। इसका क्षय हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इस कारण से त्वचा कैंसर की संभावना अधिक प्रबल होती जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित
होने वाले जड़ें क्या कहलाती है। अब आप देखे होंगे, जैसे आप देखते होंगे बरगद को, जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ है, अब इसके तना, कई सारे तना निकले हुए हैं, ठीक है ना, कई सारे तना निकले हुए हैं। अब इस तना से इसमें भी जड़ जो निकल आता है ना, इसको क्या कहते हैं? क्या तंतुमय मूल कहते हैं, क्या एपिकॉलस कहते हैं, क्या साहसी या उप यानी कि अपस्थानिक जड़ कहते हैं, या एपिफिलस कहते हैं? इसको कहते हैं अपस्थानिक जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ठीक है ना। अगर मूलांकुर के अलावा जो उसका जो मूल स्थान है जड़ निकलने का, उसके अलावा पौधे के अन्य किसी भाग से जो विकसित होता है जड़, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अपस्थानिक या साहसी जड़। उसको क्या कहेंगे? अपस्थानिक या साहसी जड़ कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको पता है, अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि जो वहां पर नाइट्रोजन का जो बात हुआ था, ठीक है ना, वहां पर भी आपको बताए थे। अब देखिए यहां पर पूछ रहे आपसे कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा, ठीक है, देखिएगा ये परमाणु यानी कि जो इसके जो बाह्यतम कक्षा पे होंगे, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ये मान लीजिए ये केंद्रक हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो इसके बाहरी कक्षा में होगा, ये कौन सा चीज कहलाता है? क्या कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या संयोजकता कहलाता है, या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या युग्म इलेक्ट्रॉन कहलाता है? इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये तो दे सकता है या तो ले सकता है ना, या तो ये दे सकता है या तो ये ले सकता है। तो यहां पर जब लेने देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें जो अधिकतम जितनी भी हो सकती है, यानी कि इसमें अधिकतम 8, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बाह्यतम कक्षा में अधिकतम, हम आपको सर्वाधिक की बात कर रहे हैं, बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। ये आदान प्रदान कर सकते हैं। जब ये अष्टक अधिकतम 8 पुर गया तब ये तो पूर्ण हो गया, है ना, जब ये 8 हो गया तब ये पूर्ण हो गया, ठीक है। इसको अब नहीं चाहिए, इसको अब अपना अष्टक पूरा करने के लिए नहीं चाहिए अब कोई भी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 8 है ही, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या? तो यहां पर जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बाह्यतम कक्षा में, वही क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है। अब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि केंद्र के अभिमुख, केंद्र की ओर मुख करके जो बल होता है वो किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देखिए यहां पर कि जैसे कोई वृत्त है, अब इसके चारों ओर जो घूम रहा है ना, ये केंद्र की ओर मुख करके, यानी कि देखिए ये वृत्ताकार पथ पर नाच रहा है ना। जैसे देखिएगा वाशिंग मशीन, ठीक है ना, वो साइड से पूरी घूमते रहता है गोल गोल, है ना। तो किसके एक वृत्ताकार पथ पर, जैसे मान लीजिए हम लिए एक जो पहले बच्चा में ऐसे घुमाते थे ना, उसको हम लेकर के उसमें डोरी में बांध देते थे, कोई सा भी पत्थर हो या कुछ भी हो, लेकर के ऐसे घुमाते थे। वो किस पथ पर घूमता था? वृत्ताकार पथ पर घूमता था। किस पथ पर? वृत्ताकार। देखिए उसका जो एंगल है वो केंद्र की तरफ है ना। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो हम आपको करके दिखाते, ठीक है। तो वो घूमते रहता किसकी तरफ? केंद्र की तरफ। उसको केंद्र पर पकड़े हुए ऐसे करके घुमाते रहते थे, है ना। चलिए, तो यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाह्य विलयन हो। यानी कि बाह्य विलयन क्या होगा जो कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा? जैसे किशमिश देखे होंगे कभी फूल जाता है ना, उसको खीर में तस्मे में डाले तो फूल जाता है। या ज्यादा नहा लीजिए आप, ज्यादा देर पानी में रहिए, कपड़ा धोते रहिए, तो आपका हाथ देखिएगा सूख जाता है ना। यहाँ पर फूलता नहीं, यहाँ पर हाथ सूज जाता है, एकदम से अंदर की तरफ लगता है, जो पूरी कटकाट हो जाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पर फूलने की बात हो रही है, सिकुड़ने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर होता है हाइपरटोनिक, यहाँ पर हाइपरटोनिक कार्य तो सिकुड़ जाता है ना। यहाँ से सभी रस क्या होते हैं? निकल जाते हैं, पानी इसमें ज्यादा मात्रा हो जाएगी किसकी? यानी कि विलयन की, ठीक है। इसलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हाइपोटोनिक। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे अंगूर का फूलना, सॉरी क्या कहते हैं, किशमिश का फूलना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक समझ गए? उसमें जल की मात्रा कम होगी, इसमें जल की मात्रा कम होगी, इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, ये ग्रहण कर लेगा। यानी कि बाह्य विलयन क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा, यानी कि उसके अंदर अधिक करने वाला होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। यानी कि पौधे के जो नस्ल हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता किस किस चीजों में है। रोग मुक्त प्रजातियां, ये तो बिल्कुल सही बात है। अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, अगर अधिक उपज देने वाली प्रजातियां होंगी तभी तो हमारे पौधे के नस्ल अच्छे होंगे, है ना, जो हमको कम कम खर्च में अधिक आमदनी होगा। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी सही हैं। शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियां, तब ना हमारा जो फसल होगा वो चक्रीय फसल होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि परिपक्व हो जाए फिर से हम दूसरा उसमें बो सके, ठीक है। लेकिन ऐसे फसल पर यानी कुछ एक फसल होने के बाद कुछ समय के लिए खेत को खाली भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, आपको भी कुछ देर पहले बताए थे प्रोकैरियोटिक जीव, है ना। तो उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है। क्या हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, या आरएनए होता है, या हिस्टोन के साथ डीएनए होता है, या केवल हिस्टोन होता है। हिस्टोन एक क्या, एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है ना। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन के बिना डीएनए होता है ना। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होगा उसमें तो डीएनए पाया जाएगा, लेकिन किसके बिना, प्रोटीन के बिना। हम लोगों के डीएनए में प्रोटीन पाया जाता है ना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन इसमें जो प्रोकैरियोटिक होगा इसमें बिना प्रोटीन का डीएनए पाया जाएगा। इसके कमी कारण जानते हैं क्या होता है, प्रोटीन नहीं बन पाता है ना, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है, ठीक है। इसमें जो है अविकसित केंद्र पाया जाता है ना, अविकसित केंद्र पाया जाता है। केंद्रक नहीं, केंद्र पाया जाता है, जिस अविकसित केंद्र पाया जाता है, जिस, एक मिनट, थोड़ा सा केंद्र पाया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर जो कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है, ठीक है। क्योंकि कोशिका का निर्माण सभी में होगा, जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं, या मान लीजिए यूग्लिना हो गया, ठीक है, उसमें भी कोशिका निर्माण होता है। हम लोग शरीर में भी कोशिका का निर्माण होता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पाया जाता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, केंद्रक हो गया, और भी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं पाई जाती है। ये चीजें इसमें उपस्थित नहीं होता है, ये सभी चीजें इसमें उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर की एस्ट्रेटम जर्मिनेटिव किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। अब देखिए, यानी कि ये जो आपका नाम दिया गया है एस्ट्रेटम जर्मिनेटिव, ये हमारे पेट में पाया जाता है। कहां पर, हमारे पेट में पाया जाता है। ये एक बेलनाकार आकार का होता है। कैसा होता है ये बेलनाकार आकार का होता है, यानी कैसा होता है, ये स्तंभ आकार का होता है। कह रहे क्यूबाइडल एपिथेलियम नहीं, क्यूबाइड मतलब क्या, ये घन का आकार का, ऐसे नहीं पाया जाता है ना, ऐसे नहीं पाया जाता। ये कैसा होता है, बेलन आकार का होता है। कह रहे सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं, यानी कि स्तंभकार उपकला। ये कैसा उत्तक है, स्तंभकार उपकला उत्तक है, ठीक है ना। यानी कि जो एस्ट्रेटम जर्मिनेटिव है वो किस प्रकार का, स्तंभकार उपकला है, ठीक है। इसको याद रखिए, कैसा, स्तंभकार उपकला है। चले अब अगले प्रश्न पर देखिए वो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। अब देखिए, जीवाश्म ऊर्जा कहने का मतलब क्या होगा कि उसमें जीव का अंश होगा। अब जीवाश्म ऊर्जा इसमें देखते हैं, क्या कोयला है, या सौर ऊर्जा, या थर्मल ऊर्जा, या बायोगैस है। अब देखिए यहां पर ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो सौर ऊर्जा तो यहां सूर्य से प्राप्त होता है, थर्मल ऊर्जा तो आपको पता है कोयला से प्राप्त होता है, ठीक है ना। बायोगैस इस सभी को मिलाकर के बनाया जाता है। तो यहां पर जो ऊर्जा की बात हो रही है, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। ये कैसा ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना। इसको कहते हैं अनवीकरणीय। इसको क्या कहते हैं, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। इसको फिर से हम नहीं बना सकते हैं, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ये अनवीकरणीय ऊर्जा है, इसको फिर से नहीं बनाया सकता। लेकिन सौर ऊर्जा को फिर से बनाया जा सकता है, थर्मल ऊर्जा को फिर से बनाया सकता है, बायोगैस दोबारा बन सकता है कम समय में, कोयला भी बनेगा लेकिन लंबे समय के बाद, ठीक है ना। इसको कहा जाता है, इसकी जो मात्रा है सीमित है। मात्रा कैसी है, मात्रा सीमित है, ठीक है, मात्रा क्या है, सीमित है, ठीक है। जैसे देखिएगा, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ होगा, जैसे तेल मान लीजिए, डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, जो भी चीज और भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इन सभी की मात्रा क्या, लिमिट है, ठीक है ना। इसके कारण इसको क्या कहा गया है, अनवीकरणीय पदार्थ, यानी कि इसको फिर से बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जो सौर है, यानी कि सूर्य का ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय
नवीकरणीय ऊर्जा है। ये कैसा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा आपको, ये आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। आपको पता है कि एड्स कैसा बीमारी है? विषाणु से होता है ना, वायरस से होता है। तो ये क्या एक वायरस से होने वाला बीमारी है। सबसे पहले हम एड्स की बात करें तो किसके कारण होता है, तो आपको पता होगा एक HIV वायरस है ये, है ना, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंस वायरस, है ना, ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंस, ठीक है, वायरस होता है ये वायरस। ठीक है, इसके कारण ही हमारे शरीर में यानी कि इसी कारण जो होता है HIV के कारण ही क्या होता है? एड्स होता है। एड्स का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड, ठीक है ना, एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनी डिफिशियंस सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम, ठीक है, डिफिशियंस सिंड्रोम, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंस सिंड्रोम, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म होता है। अब ये किससे होता है? तो ये एक वायरस होता है। किस वायरस का क्या नाम है? HIV। इस वायरस का क्या नाम है? HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमको। ठीक है, अभी तक जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा वीडियो और चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको टॉपिक वाइज चाहिए साइंस का वीडियो, आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। हम आपको टॉपिक वाइज प्रश्न के माध्यम से हर एक पॉइंट को आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।